गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स 301 के ऑसिलेटर चैप्टर को लिया था, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट उस वीडियो में पिछली वीडियो में हमने पूरा किया था। ऑसिलेटर के बारे में हमने जाना था कि ऑसिलेटर क्या होते हैं, उन एक ऑसिलेटर की जो सस्टेन्ड ऑसिलेशंस की कंडीशंस क्या होती हैं और किस तरह से एक एम्पलीफायर से एक ऑसिलेटर बनता है, और दूसरी बहुत सी बेसिक चीज़ें ऑसिलेटर के बारे में हमने समझी थी। उसके बाद थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो दिया था कि किस तरह से ऑसिलेटर्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे कि जो क्लासिफिकेशन होती है ऑसिलेटर्स की वो किस तरह से होती है। तो जो ऑसिलेटर्स की अगर क्लासिफिकेशन यानी उनका वर्गीकरण अगर देखा जाए तो ऑसिलेटर्स को उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो हमें पता है कि स्मॉल फ्रीक्वेंसी जिनको ऑडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उससे थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिनको रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उससे आगे की फ्रीक्वेंसी को वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, फिर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद जो बहुत ज़्यादा जो हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं गीगाहर्ट्ज़ रेंज की, उनको माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। तो उसी के अनुसार हमने इनका वर्गीकरण किया है कि जो हमारी ऑडियो रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की 20 किलोहर्ट्ज़ तक, 0 से 20 किलोहर्ट्ज़, अगर उस रेंज की फ्रीक्वेंसी कोई ऑसिलेटर जनरेट करता है तो उनको ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कहते हैं। और अगर 20 किलोहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़ की रेंज की फ्रीक्वेंसी अगर कोई ऑसिलेटर जनरेट करता है तो उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कहते हैं। इसी तरह से 30 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ की रेंज की फ्रीक्वेंसी के लिए जो नाम दिया गया है ऑसिलेटर को, वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, और 300 मेगाहर्ट्ज़ से 3 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी के लिए अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, और उसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं जितनी भी, उनको माइक्रोवेव ऑसिलेटर कहा गया है। तो हम एक एक करके इन ऑसिलेटर्स को पढ़ेंगे कि ये ऑसिलेटर्स, इनका नाम, इनकी वर्किंग, इनका सर्किट और इनकी एप्लीकेशंस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से हम शुरुआत करेंगे। इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन और होती है। दो टाइप के ऑसिलेटर हैं, रेजोनेंट और नॉन रेजोनेंट। जो नॉन रेजोनेंट ऑसिलेटर होते हैं उनको आरसी ऑसिलेटर भी कहा जाता है। आरसी ऑसिलेटर का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का ही यूज किया जाता है फॉर फीडबैक नेटवर्क। जो हमारा बना हुआ होता है वो केवल रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस से मिलकर बना होता है, इसलिए इनको आरसी ऑसिलेटर कहा जाता है। दो आरसी ऑसिलेटर जो हम पढ़ेंगे वो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, या इसको आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर भी कहते हैं, और वेन ब्रिज ऑसिलेटर, ये भी हमारा एक आरसी ऑसिलेटर है। तो ये जो दोनों ऑसिलेटर हैं ये हमारे ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर हैं, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी हमें देंगे वो बहुत कम ऑडियो रेंज की फ्रीक्वेंसी होंगी, इसलिए इनको ऑडियो ऑसिलेटर भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑसिलेटर्स जिनका जो फीडबैक नेटवर्क होता है। फीडबैक नेटवर्क क्या होता है? ऑसिलेटर में पिछले वीडियो लेक्चर में आपने जाना कि आउटपुट को इनपुट के साथ मिक्स किया जाता है, लेकिन उससे पहले वो एक फीडबैक नेटवर्क से होके गुजारा जाता है। वो फीडबैक नेटवर्क उस आउटपुट की मात्रा में, उसके प्रकार में बदलाव करता है। वो फीडबैक नेटवर्क किन एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है? अगर वो आरसी से मिलके बना हुआ है, यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस से ही मिलके बना हुआ है, तो उसको आरसी ऑसिलेटर। और यदि वो फीडबैक नेटवर्क के अंदर इंडक्टर भी आ जाता है कैपेसिटर के साथ, तो उसको एलसी ऑसिलेटर कहा जाता है। जैसे ट्यून्ड ऑसिलेटर, हार्टली ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर और क्रिस्टल ऑसिलेटर, ये कुछ एलसी ऑसिलेटर्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
जो आरसी ऑसिलेटर है उनकी अगर एप्लीकेशन दी जाए तो फेज शिफ्ट और जो व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और मैंने आपको बताया जो ट्यून्ड ऑसिलेटर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कौन से एलसी वाले, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज की फ्रीक्वेंसी हमें देते हैं। अब पिछले स्लाइड्स में हमने पढ़ा कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक है, 20 किलोहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़ तक। इतनी फ्रीक्वेंसी आपके ये जो एलसी ऑसिलेटर है ना वो प्रोड्यूस करेंगे। और उसके आगे वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज थी, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है वो काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी और काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी का आउटपुट प्रदान करने के लिए क्रिस्टल ऑसिलेटर्स का यूज़ किया जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो ऑसिलेटर्स होते हैं ये हम पढ़ते सारे ऑसिलेटर्स के बारे में हैं, और लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो क्रिस्टल ऑसिलेटर को पढ़ेंगे, क्योंकि इन सभी ऑसिलेटर्स में कुछ न कुछ कमी होती हैं। लेकिन क्रिस्टल ऑसिलेटर जो होता है वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको बताया कि ऑसिलेटर की रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है कि हमारा जो आउटपुट है वो स्टेबल होना चाहिए। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यही है, यानी जो आउटपुट आएगा उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट होना चाहिए। जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है ये बहुत अच्छे स्टेबल आउटपुट प्रदान करता है, इसलिए इसको बहुत स्टेबल ऑसिलेटर कहा जाता है। और 90% से अधिक एप्लीकेशंस में ऑसिलेटर की एप्लीकेशन में हम क्रिस्टल ऑसिलेटर को ही यूज़ करते हैं। लेकिन क्रिस्टल ऑसिलेटर को पढ़ने से पहले हमें उसके पहले के ऑसिलेटर्स को पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए हम शुरुआत से लेकर चलेंगे अलग अलग प्रकार के ऑसिलेटर्स को। सो आरसी ऑसिलेटर्स की जहाँ मैंने अभी बात बताई कि ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी प्रदान करते हैं, यानी 20 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी प्रदान करते हैं, और ये केवल रेजिस्टेंस और कैपेसिटर से मिलके बने हुए होते हैं, और इनको ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर भी कहा जाता है, और इनकी जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी होती है। ये हैं आपके दो आरसी ऑसिलेटर, व्हीन ब्रिज और आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो सबसे पहले हम लेंगे व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर को। अब आपने व्हीन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो उसकी 4 आर्म होती थी, और जब आमने सामने की भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन जब बराबर होता था तो वो एक बैलेंस कंडीशन में आ जाता था। तो उस तरह के एक ब्रिज को हम यहाँ यूज़ करेंगे। किस लिए यूज़ करेंगे वो आप सर्किट में देखें। तो बेसिक प्रिंसिपल के बारे में अगर व्हीन ब्रिज की पढ़ें तो ये 2 स्टेज एम्पलीफायर यूज़ करता है। 2 स्टेज क्या होता है, एक एम्पलीफायर को दूसरी एम्पलीफायर के साथ जोड़ा जाता है। अब इसमें जो हमें पता है कि एक एम्पलीफायर जो बेसिक यूज़ किया जाता है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है, और हमें पता है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के अंदर जो आउटपुट आता है कलेक्टर साइड वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रदान करता है। अब इन दो एम्पलीफायर को यूज़ करने का जो हमारा पर्पस है वो ये है कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि ऑसिलेटर कब बनता है एक एम्पलीफायर से, कि जब आप 360 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रदान करते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक एम्पलीफायर कितने डिग्री का फेज शिफ्ट दे रहा है, 180 का, तो दो कितना देंगे, 360, इसलिए हमने 2 स्टेज कम्बिनेशन यूज़ किया है। सो फीडबैक क्या है कि जो आउटपुट है उसका कुछ फ्रैक्शन सेकंड स्टेज से उठा के जो फर्स्ट स्टेज है एम्पलीफायर की उसके अंदर वापस मिक्स किया जाता है, इसी को फीडबैक कहते हैं। तो जो ये हमारा व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर है ये 10 हर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी भी दे सकता है अगर कुछ चेंजेस इसमें किए जाएँ, लेकिन बेसिकली ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी ही हमें 20 किलोहर्ट्ज तक की ही देता है। सो ये हमारा सर्किट है, ये आप ध्यान से देखिए। अगर आप इस सर्किट को देखें तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ देखिए, ब्रश ले लेते हैं। देखिए आपको मैंने बताया 2 स्टेज एम्पलीफायर है। देखो एक एम्पलीफायर तो आपका ये यहाँ है, ये वाला, एक एम्पलीफायर ये देगा 180 डिग्री का, और ये वाला अगला देगा अगला 180 और 180 कितना हो गया, 360। अब ये 360 से आपने फीडबैक भी देनी है, तो आपने फीडबैक कैसे दी, आपने इसको उठा के यहाँ से कैपेसिटर के थ्रू इनपुट साइड लिया है, और यही इनपुट, अब ये देखिए ये क्या है,
मैंने आपको बताया था कि ऑसिलेटर के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है एम्पलीफायर, एक होता है फीडबैक नेटवर्क और एक होता है ऑसिलेटर जो रेजोनेटिंग सर्किट जो हम यूज़ करते हैं। तो ये आपका जो है ये रेजोनेटिंग सर्किट है, या यूँ कह सकते हैं कि ये आपका फीडबैक सर्किट है जो आपके आउटपुट के लेवल को या उसके प्रकार को चेंज करेगा। यहाँ से जब फीडबैक से गुजरेगा और ये वापस देखिए ये फर्स्ट स्टेज को मिल गया, फर्स्ट स्टेज फिर से इसको एम्पलीफाई करेगी, यहाँ आएगा, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा इस पर वो वापस T2 को दिया जा रहा है और T2 से जो आउटपुट आ रहा है वो हमें आउटपुट पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। यहाँ देखिए इसकी 4 आर्म है, ये जो ब्रिज है इसकी 4 आर्म है। ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का कम्बिनेशन है, ये पैरेलल रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का कम्बिनेशन है, और ये जो है यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ आपको शायद कुछ दिख रहा होगा, एक्चुअली यहाँ पर इस आर्म को कुछ अलग से दिख रही है, ये इसलिए है कि यहाँ पर हम फ्लोरेसेंट लैंप यूज़ करते हैं, इसलिए उस लैंप के तौर पे L यूज़ किया है, ये इंडक्टर नहीं है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका सर्किट है, आपको ये सर्किट याद होना चाहिए, पेपर में आपको सर्किट बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस वीनी ब्रिज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो सर्किट में कुछ भी नहीं है, सिंपल हमने पता है पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट पढ़ा हुआ है, तो एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट ये है, एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट ये है, और ये फीडबैक कनेक्ट कर दी इस ब्रिज के साथ, कुछ भी नहीं है। यहाँ से देखिए एक आर्म को यहाँ कनेक्ट किया और इसकी जो ये दूसरा जो आ रही है उसको यहाँ कनेक्ट किया, 4 आर्म 4 जगह से कनेक्ट होगी। तो आपको इस सर्किट को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सर्किट के बारे में ही ये सारी बात लिखी हुई है कि इस सर्किट आपने देखा वो वीन ब्रिज का सर्किट है। इसमें 2 स्टेज एम्पलीफायर यूज़ किया गया है, जिसमें एक RC ब्रिज सर्किट यूज़ किया गया है। जो ब्रिज सर्किट है उसके 4 आर्म हैं। मैंने बताया आपको R1 C1 सीरीज़ में रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस है, एक पैरेलल में R2 C2 है, एक रेजिस्टेंस R3 है और एक R4 है। और जो लैंप वाला जो है वो मैं बताऊँगा मैं आपको। ट्रांजिस्टर T1 जो है उसको बाइसिंग दी हुई है R1 R2 उसके इनपुट की साइड रेजिस्टेंस के थ्रू। ट्रांजिस्टर 2 को भी बाइसिंग दी गई है, और हमें पता है जब तक बाइसिंग नहीं देते कोई एम्पलीफायर काम नहीं करता है। और इसके साथ ही जो T1 है वो ऑसिलेटर का काम करता है, और जो T2 है वो इन्वर्टर का काम करता है। सो the frequency oscillation is provided by the series element R1 C1 and parallel R2 C2 होता है नेटवर्क। जो हमें ऑसिलेशंस प्रोवाइड मिलेंगे वो हमारा जो रेजोनेटिंग सर्किट है R1 C1 सीरीज़ में और R2 C2 पैरेलल में, इसके द्वारा ब्रिज नेटवर्क के द्वारा ही ऑसिलेशन स्टार्ट होंगे, और उन्हीं को बार बार ये जो एम्पलीफायर है ये आगे एम्पलीफाई करते जाएंगे और हमें आउटपुट पर एक साइनोसॉइडल या यूँ कहे कि AC आउटपुट हमें मिलेगा। सो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो डिपेंड किस चीज़ पे करेगा, आप इस चीज़ को बिल्कुल याद रखनी है। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, जब सर्किट को हम इस सर्किट को बनाने के बाद लैब में ऑन करते हैं तो जो आउटपुट आएगा जिस फ्रीक्वेंसी का, वो इस फार्मूले पे डिपेंड करेगा, 1/2π R1 C1 R2 C2। अभी R1 C1 R2 C2 का है। R1 C1 और R2 C2 हमने पीछे सर्किट में आप देख सकते हैं, दोबारा से देख लीजिए। देखिए ये है ये ब्रिज के, ये देखिए ब्रिज में आपको दिख रहे होंगे ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज यानी जो ये ब्रिज सर्किट दिया है। मैंने अभी बताया आपको कि जो ऑसिलेशन है वो इस पर डिपेंड करेंगे, R1 C1 और R2 C2 इनके ऊपर। तो फार्मूले में भी यही वैल्यू है। अब जो भी हमें आउटपुट पर फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है तो हम R1 C1 को चेंज कर सकते हैं आराम से, इनकी वैल्यू को चेंज करके। तो नीचे एक कंडीशन दी हुई है कि अगर R1 R2 दोनों बराबर हैं या C1 C2 दोनों बराबर हैं तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरीके का बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि R² C² √ से निकलेंगे तो RC बन जाएगा। तो F = 1/2πRC। ओके, ये हमारा फार्मूला हो गया। अगर वर्किंग की बात करें तो वर्किंग कुछ इस प्रकार से है कि सिंपल यही है फार्मूले के हिसाब से कि अगर हम C1 और C2 यानी जो कैपेसिटर है, देखो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों को ही हम वेरिएबल बना सकते हैं। तो अगर C1 और C2 दो कैपेसिटर हैं
उनको अगर वैल्यू उनकी चेंज कर दे तो अपने आप आउटपुट जो आएगा वो चेंज हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी उसकी अपने आप। सो अगर हम C1 C2 में कोई भी बदलाव करते हैं तो उस बदलाव के कारण वो जो चेंज आएगा वो T1 को जाएगा, T1 उसको एम्पलीफाई करेगा और T2 को देगा, और T2 वापस फीडबैक करेगा इनपुट की साइड। जो T1 है वो एम्पलीफायर की तरह काम करता है और T2 इन्वर्टर की तरह काम करता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो टोटल फेज शिफ्ट कितना हो गया 360 डिग्री का, ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये भी मैंने बता दिया कि जो आउटपुट है सेकंड स्टेज का वो वापस उस ब्रिज के थ्रू फर्स्ट स्टेज को वापस दिया जाता है, और यही फीडबैक जो है पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। पॉजिटिव फीडबैक के कारण ही हमारा ये सर्किट है वो एक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, और हमें यहाँ पर अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस मिलते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ सर्किट में आपने देखी होगी कि नेगेटिव फीडबैक भी कनेक्ट की हुई है। नेगेटिव फीडबैक स्टेबिलिटी के लिए काम आती है। आपको पता है कि जब हम एम्पलीफायर पढ़ते हैं तो उसके अंदर नेगेटिव फीडबैक यूज़ की जाती है। नेगेटिव फीडबैक का प्रूफ आपने फीडबैक वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि जब आप नेगेटिव फीडबैक देते हैं उसके कारण आपका गेन तो घट जाता है, लेकिन आपकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इस कारण से हमने इस सर्किट के अंदर थोड़ा सा बदलाव किया है कि नेगेटिव फीडबैक फर्स्ट स्टेज से भी दी है। ये देखिए, ये सर्किट है, ये जो कनेक्ट किए हैं ये नेगेटिव फीडबैक्स हैं दोनों की। ये स्टेबिलिटी के लिए ऐसा किया गया है। आगे देखते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक ट्रांजिस्टर T2 से और T1 से, और एक चीज़ मैंने बताई थी लैंप। तो यूजुअली टंगस्टन लैंप यूज़ किया जाता है R4 की, वो जो लैंप दिखाया था मैंने आपको वो टंगस्टन लैंप था। तो कुछ और पॉइंट्स के हैं। कंडीशन फॉर सस्टेन ऑसिलेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट हर सर्किट के अंदर, हर ऑसिलेटर सर्किट के अंदर हमें देखनी है कि सस्टेन ऑसिलेशंस के लिए यानी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। वो कंडीशन ये है कि R1 और R2 का रेशियो हमेशा ट्वाइस होना चाहिए, यानी कि जो R1 है वो R2 से दुगना होना चाहिए उसकी वैल्यू, तभी जाके आपको सस्टेन ऑसिलेशन मिलेंगी। ये डेरिवेशन से प्रूव हुआ है। जब हम बारखाउसन क्राइटेरिया फीडबैक फैक्टर मल्टीप्लाई बाय गेन इज इक्वल टू 1 करेंगे तो वहाँ से कंडीशन निकल के आती है। एडवांटेजेस क्या है आपके विन ब्रिज ऑसिलेटर की? आउटपुट कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट का मतलब स्टेबल आता है, और बहुत सिंपल सर्किट है ये। दूसरा पॉइंट, ओवरऑल इसका गेन ज़्यादा होता है क्योंकि हमने 2 स्टेज का एम्पलीफायर यूज़ किया हुआ है, तो गेन तो ज़्यादा हो नहीं है, और स्टेबिलिटी अच्छी है, और इसके ऑसिलेशंस को आराम से एडजस्ट किया जा सकता है। यानी जो फ्रीक्वेंसी है C1 C2 चेंज करके उनके अंदर बदलाव करके हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी अगर हमको चाहिए किसी एप्लीकेशन के लिए तो वहाँ पर हम इस सर्किट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और दूसरी इसकी जो डिसएडवांटेज है वो ये देख सकते हैं कि भाई बहुत सारे कंपोनेंट इसमें यूज़ किए गए हैं। देखो, ब्रिज के अंदर टोटल 2 कैपेसिटर और 4 रेजिस्टेंस और एक टंगस्टन लैम्प भी यूज़ किया गया है। 2 BJTs यूज़ किए गए हैं, उनके साथ भी बहुत सारे रेजिस्टेंसेस यूज़ किए गए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत एक कॉस्टली भी पड़ता है, क्योंकि ये हमें केवल ऑडियो फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करता है, और स्टेबिलिटी भी होती तो है लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब तक जो आपने पढ़ा उस पर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं कि RC नेटवर्क विन ब्रिज ऑसिलेटर है, उसका R1 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू है, दोनों के बराबर है 220 किलो ओम, C1 और C2 दोनों 250 पिकोफैराड है। तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। बहुत आसान है। आपका फार्मूला क्या था? 1/2π√R1C1 R2C2। अब आपको पता है कि R1 R2 बराबर हैं, तो उस केस में आपका फार्मूला क्या बन गया था 1/2πRC। अब R की जगह रख दीजिए 220 किलो ओम और C की जगह रख दीजिए 250 पिकोफैराड। जो आंसर आता है वो आपका आएगा 2889 हर्ट्ज़। तो देखिए 2889 हर्ट्ज़ हमारी जो रेंज क्या है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज ही है। तो इस रेंज के का आउटपुट हमें लगभग इतना ही मिलता है, किलोहर्ट्ज़ रेंज का 20 किलोहर्ट्ज़ तक की। तो ये आपका आज के लेक्चर में हुआ
वीन ब्रिज ऑसिलेटर। अगले लेक्चर वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे, जो टॉपिक लेके आएंगे वो होगा आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।